हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त, एकदम गजब मेरे दोस्त, एकदम बेहतरीन होंगे सभी मेरे प्यारे साथी। तो प्यारे दोस्त, हम लोग कर रहे थे जो छंद पढ़ रहे थे, और छंद में मेरे दोस्त हम लोगों ने जो है वर्ण तक पढ़ लिया था। ठीक है, वर्ण तक मेरे दोस्त हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश के लिए समग्र अध्ययन यूपी स्पेशल की कक्षा मेरे दोस्त, वो किताब मेरे दोस्त आप लोगों की आ रही है, जिसमें आप लोगों को बहुत बेहतर प्रश्न और थ्योरी भी मेरे दोस्त इसमें मिलने वाली है। तो सभी को मेरे दोस्त प्रणाम है, सभी का स्वागत आपके परिवार में। प्यारे दोस्त, ये आपको 10 तारीख की सेल में भी मिल जाएगी। ठीक है, 10 तारीख की सेल में अन्य पुस्तकें भी मिलेंगी, आपको बताया जाएगा अंकित सर के द्वारा। ठीक है वीर, तो देखिएगा, हमने जो कल कर लिए थे मेरे दोस्त, वर्ण तक मेरे दोस्त हम लोगों ने कर लिया था। लेकिन आगे की अगर मैं बात करूं तो यति क्या होता है, यति किसे कहते हैं। ठीक है, मात्रा और क्रम तक हम लोगों ने कल कर लिया था, मतलब जो शुक्रवार की कक्षा थी। आज हम पढ़ने वाले हैं यति। अब यति की परिभाषा क्या कहती है? यति की परिभाषा कहती है कि छंदों को पढ़ते समय कुछ बीच बीच में, छंदों को पढ़ते समय कुछ बीच बीच में जो रुकना पड़ता है, इन्हीं विराम स्थलों को मेरे दोस्त यति कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से रखो एकदम बेहतर तरीके से, है ना। मैंने क्या कहा आप लोगों से? मैंने कहा कि छंदों को पढ़ते समय बीच में कुछ रुकना पड़ता है, इन्हीं विराम स्थलों को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। सामान्यतः छंद जो होते हैं, इसके 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण के अंत में मेरे दोस्त यति होती। आप कहोगे यति का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे कि भैया जी यति का अर्थ क्या होता है? मेरे दोस्त, यति का अर्थ होता है मेरे दोस्त आप लोगों का विराम, रुकना। यति का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? विराम, अर्थात मैं कह दूंगा आप लोगों का रुकना होता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? अब देखो, मैंने क्या कहा आप लोगों से, है ना। मात्रा और क्रम दोनों करा दिए थे मैंने, उसमें बताया भी था आप लोगों को, है ना। तो नोट्स अगर बनाने हैं तो बना लीजिएगा, उसका समय मिल जाएगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने इसलिए पीपीटी का इस्तेमाल किया है क्योंकि आज मेरे दोस्त इधर हमारी तरफ जो है लाइट की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। आ गई अब लाइट, अब आ गई लाइट। नहीं आई लाइट, नहीं आई लाइट, आज लाइट की व्यवस्था नहीं है मेरे शेर। इसके कारण मैं पीपीटी का इस्तेमाल करके लेकर के आया हूं। बाकी आप चिंता मत करो, पढ़ाऊंगा ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूं, और लिखने के लिए समय भी दूंगा, आप बेफिक्र रहो। ठीक है ना, लिखने के लिए मेरे दोस्त समय भी दूंगा। मैंने कहा छंदों को पढ़ते समय कुछ बीच बीच में रुकना पड़ता है। यहां ध्यान दो, छंदों को पढ़ते समय कुछ बीच बीच में रुकना पड़ता है, इन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। और सामान्यतः छंद के 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण के अंत में मेरे दोस्त क्या होती है? यति होती है। ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज, आप कहोगे किस तरीके से यति होती है भाई? अगर कोई, आप लोगों को मैं बता दूं, अगर कोई छंद है, मान लीजिए अगर हम कोई छंद है, छंद हम गा रहे हैं, अगर हम किसी छंद को गा रहे हैं, मैं कह दूं अगर कोई छंद गाते हैं, तो जैसे मैं कह दूं, रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। रुक गया ना थोड़ी देर के लिए? जब मैं रुक गया दारुणम पर, तो यही मेरे दोस्त मैंने क्या लिया है? यति। यही मेरे दोस्त मैंने क्या लिया है? यति। यानी कि जो मैंने छंद गाया, इस छंद में मेरे दोस्त प्रत्येक पंक्ति में चरण भी होगा, मात्रा भी होगी, तुक भी होगी, गति भी होगी, और मेरे दोस्त गण भी होगा इसके अंतर्गत। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई। और मैं वर्ण पर मात्रा लगानी मेरे दोस्त आप लोगों को बता रहा था कि वर्ण पर मात्रा मैंने किस तरीके से आप लोगों को लगाई थी। और क्रम मेरे दोस्त मैंने बताया था, वर्णीय मात्रा की व्यवस्था को ही क्रम कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, अब आ जाओ गति पर। अब गति क्या होगी? गति किसे कहेंगे? यहां ध्यान से देखो। ठीक है, मैं कह दूंगा मेरे दोस्त गति। अब गति किसे कहते हैं ये ध्यान से देखो। गति का अर्थ होता है लय, अर्थात छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु अथवा दीर्घ होने के कारण। जैसे मैंने अभी भी गाया था मेरे दोस्त कि रामचंद्र, जहां पर रा आया तो वहां पर मेरे दोस्त लघु बण की मात्रा का बोध हुआ है। यहां पर दिया ना कि जहां रा आया है वहां दीर्घ होने का बोध हुआ, जहां लघु आया है मैं,
राम, तो मेरे दोस्त वहां पर मैं में ए का बोध हुआ है। तो इसी के अनुसार ये जो बताया, जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है उसे ही गति या लय कहा जाता है। कि रामचंद्र कृपालु भजवन है। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि रामचंद्र कृपालु भज मन भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख पद कंज मुख कंजारुणम। इस तरीके से मेरे दोस्त है ये पूरी पंक्तियां। तो आप लोगों को यहां पर तुक भी मिलेगी अंत में, दारुणम, दारुणम कंजारुणम दोनों को मिलाया तो वो तुक के रूप में आ रही है। वो किसके रूप में आ रही है मेरे दोस्त? वो तुक के रूप में आ रही है। यहां पर देखो, छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। जहां तुक मिलेगी उसे तुकांत, और जहां तुक नहीं मिलती है उसको अतुकांत मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? बहुत गजब, बहुत गजब। क्लियर है मेरे दोस्त? हाँ, स्पीड स्लो है। विकास जी आप चिंता ना करो मेरे दोस्त। मैंने कहा बस इतना ध्यान रखो, है ना, चंद्र बिंदु में एक मात्रा लगेगी, अनुस्वार पर दो लगेगी, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? एक बार थम्स अप करके बता दो कि हाँ जी बात क्लियर हो रही है ना। गण का अर्थ होता है तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं, इतना ध्यान रखना। गण का जो अर्थ होता है ना मेरे दोस्त, वो तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं, इतना ध्यान रखना है। क्या है कि गणों की जो संख्या होती है वो 8 होती है, और याद करने के लिए एक सूत्र होता है, यह माता राजभान सैलगा। गणों को हम किस तरीके से मेरे दोस्त बताएंगे, किस तरीके से कराएंगे, इसको ध्यान में रखना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप बेफिक्र रहना। ध्यान से देखो, चंद्र बिंदु वाले पर एक मात्रा लगती है, और जो अनुस्वार वाला होता है ना, एक बिंदा जिस पर लगता उस पर डबल मात्रा लगती है मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखनी है। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई है ना? पहले तो ये बता दो बस मुझे। और मैं आप लोगों को एक अपवाद भी बता रहा था, है ना। मैंने कहा आप लोगों से कि छंद के जो होते हैं, गण के जो होते हैं वो मेरे दोस्त, गणों की संख्या 8 होती है। मैंने आप लोगों को बताया कि गणों की जो संख्या होती है वो मेरे दोस्त 8 होती है, ये बात ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई क्या ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है भाई, देखो मेरा प्रयास यह है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कोई सा भी छंद हो, जब हम उसको गाएंगे ना, तो हम बिना सुर ताल लय गति चरण यति के नहीं गा सकते। उसमें संगठक तत्वों की आवश्यकता होगी छंद की। यही छंद कहता है, यही छंद कहता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात समझ में आ गई है ना? ललित मेरे दोस्त, मैं भी तो कुछ बता रहा हूं। चंद्र बिंदु वाला जो वर्ण होता है, मैंने आप लोगों को लिखाया था नहीं कि जिस पर चंद्र बिंदु लगा होगा, जैसे मान लो कै है, कै के ऊपर ये चंद्र बिंदु लग गया, और वह और लय लिखा गया, है ना। ये चंद्र बिंदु लगा तो इस पर कोई मात्रा थोड़ी लगेगी, ये तो कै की मात्रा लगेगी एक, इसकी मात्रा थोड़ी लग रही, यानी कि चंद्र बिंदु जिस पर भी आएगा उस पर एक ही मात्रा लगानी। ये बात ध्यान रखना, बस बाकी और कुछ नहीं कहूंगा। दो मात्रा मत लगा देना, दो मात्रा इस पर लगाना जिस पर अनुस्वार होगा, जैसे कंकाल, ये दिया ना, तो कै पर दो लग गई, का पर दो लग गई, ले पर एक लग गई, ऐसे लगानी मात्रा, ऐसे लगानी है मात्रा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने बताया है कि सूत्र जो होता है इसका, वो मेरे दोस्त होता है आप लोगों का गणों को। मैं गण की बात करता हूं, हमेशा ध्यान रखना, जो तीन वर्ण होंगे ना उन्हीं में गण होगा, चार वर्ण में गण नहीं होगा। क्योंकि गण की परिभाषा ही ये कहती है, तीन वर्णों के समूह को मेरे दोस्त हम गण कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को मेरे शेर हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। मैं आप लोगों को सूत्र से ही समझाऊंगा, बेफिक्र रहना। पहले मैं आप लोगों को मात्रा लगानी बता देता हूं। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, आप लोग लगाओगे दुल्हन। आप भैया एक भैया पूछ रहे थे कि भैया जी दूल्हा दुल्हन में मात्रा लगाना, दूल्हा
दुल्हन में मात्रा लगाना। तो भाई देखो, आपको मैं बता दूं, जब दूल्हा शब्द आया है ये वाला, तो सीधी सी बात है ना। या फिर एक शब्द आता है कुम्हार, इसमें मात्रा लगाना सर। एक शब्द आता है मेरे दोस्त तुम्हारा, तुम्हारा, ये वाला शब्द आता है, आता के नहीं आता? ठीक है, तो आपको मैं इसी के द्वारा मेरे दोस्त मात्रा लगानी बता रहा हूं। एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, आंगन, और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का आंगन। एक पे चंद्र बिंदु, एक पे मेरे दोस्त बिंदु। तो देखो, ध्यान देना है इधर आप लोगों को सबको। कैसे? ठीक है, जो अनुनासिक वाला होता है ना, चंद्र बिंदु वाला जो वर्ण होता है, उसकी मात्रा को हम गिनते नहीं है। पहली बात तो ये मैं बता दूं, यानी कि उस पर एक मात्रा लगेगी, ये है मतलब कहने का। एक मात्रा वो किसकी लगेगी? वो इसकी ना लगने की एक मात्रा, जो इसके नीचे वर्ण है उसकी मात्रा लगेगी एक। ये है मेरा कहने का मतलब। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? आप कहोगे दूल्हा में कौन सा होगा? देखिए, दै पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो इसके कारण मेरे दोस्त इस पर कितनी मात्रा लगेगी? डबल। और हा पर कितनी लगेगी? आ रहा है दूल्हा में हा में कितनी लग जाएगी? दो मात्रा लग जाएगी। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब भी मेरे दोस्त है से पहले आधा वर्ण हो, है ना, और ध्यान रखना है से पहले कोई व्यंजन, अर्थ व्यंजन जुड़े और आधे वर्ण का भार शामिल मेरे दोस्त नहीं होता, अर्थात अगर उससे पहले कोई और वर्ण भी होगा तो मेरे दोस्त उस पर मात्रा नहीं लगेगी। एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना है। आप कहोगे कैसे? यहां देख सकते हो दुल्हन, तो दुल्हन में दै पर इस लय की मात्रा, ऐसा मत सोचे ना, जब है से पहले आधा वर्ण हो, है से पहले आधा वर्ण हो, तो मेरे दोस्त उसकी मात्रा पहले पर ट्रांसफर नहीं होती है। ये अपवाद है, ध्यान रखना है। आप कहोगे भैया जी है से पहले यहां आधा वर्ण था, यहां तो लगा दिया आपने, यहां इस आधे वर्ण की मात्रा नहीं लगी है, यहां इसकी मात्रा लगी है दू की, यानी कि ये जो दै है और इसके बाद में क्या है? ऊ, ये दीर्घ वर्ण है, ये दीर्घ स्वर है, इसकी वजह से इस पर मात्रा ऊपर लगाई है। ठीक है, अब देखो दुल्हन की बात मैं करूंगा, तो दुल्हन पर एक इस पर लगाओगे, है पर एक लगाओगे और न पर भी एक लगाओगे। कुम्हार में इस पर एक लगाओगे, हा पर दो लगाओगे, रे पर एक लगाओगे। नोट करते चलना, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आगे तुम्हारा में एक लगाओगे, हा पर दो और रा पर दो लगाओगे। आंगन में चंद्र बिंदु वाले वर्ण की मात्रा ही नहीं गिनी जाती, एक होती वैसे तो इसकी, लेकिन इससे नीचे वाले वर्ण की मात्रा लगानी हमको दो। एक 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 ये वाला आंगन होता है, दो और एक। अनुस्वार हो तो भी डबल डबल लगेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? बता दो एक बार थम्सअप करके। भैया सैटरडे के दिन क्लास ली थी टॉपिक वाइज, आप लोग उस कक्षा को ले लेना जिसने नहीं ली है, ध्यान रखना। ये बताओ इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? है वाली बात समझ में आ गई है ना? बताओ, इतनी बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, इस हा की आ की मात्रा इस पे डबल लगेगी, लेकिन आधे वर्ण की मात्रा पहले पर ट्रांसफर नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। यही मैंने आप लोगों को बताया है और यही मैं आपको समझा करके चल रहा हूं। ठीक है भैया, अब आ जाओ मेरे दोस्त, आपके गणों की बात पर आता हूं। अब देखो, गण को पहचानने का तरीका मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता रहा हूं, किस तरीके से आप गण को पहचानोगे, किस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को इसको लगाना है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, ये जो गण दिया है इसमें तीन तीन अक्षर आप लोगों को लेने हैं, क्योंकि तीन वर्णों के समूह को ही गण कहते हैं। देखिए, शुरू में ले लो ये माता, ये हो गया मेरे दोस्त। इसके बाद ता को छोड़ दो, है ना, यह को छोड़ दो। इसके बाद ले लो यहां से माता रा, यह को छोड़ करके आगे मा मा ता रा। गण पहचानने का तरीका बता रहा हूं सूत्र के अनुसार, ध्यान रखना इस बात का, कभी बाद में कहो कि भैया जी बताया नहीं आप लोगों ने। ठीक है, आगे आगे आ जाएगा, मां को छोड़ दो तारा जय, तारा जय। फिर ता को छोड़ दो, यहां पर शुरू कर दो रा जय भा, रा जय भा। रा को छोड़ दो जय भा न,
ये आ गया। फिर जय को छोड़ दो, भा ने से, फिर भा को छोड़ दो, ने से ले, फिर ने को छोड़ दो, से ले गा। ठीक है, से ले गा। तो भैया ये ध्यान रखने हैं, तो आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। देख लो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहोगे कैसे कैसे हम इसको पहचानेंगे, हम किस तरीके से इसमें गण पहचानेंगे, कौन से गण में कौन सा गण होता है। तो भैया हम उसको पहचानने के लिए आपको मैं मात्रा लगानी बताया है। मात्रा लगानी अगर जान जाओगे तो मेरे दोस्त आराम से आप इसको पहचान लोगे। आप कहोगे कैसे पहचान लोगे। देखो यह माता, यह पर एक मात्रा, मां पर दो मात्रा, ता पर दो मात्रा, इसमें हो जाएगा आपका यगण। ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई उदाहरण आए जिसमें 1 2 1 ये वाली मात्रा होंगी तो उसमें हमेशा यगण गण होगा। दिमाग में बैठा लेना ये वाली बात, दिमाग में बैठा लेना ये वाली बात। आगे मां तारा दिया है तो इसमें डबल मां पर, ता पर डबल और रा पर डबल, अर्थात जब भी मेरे दोस्त डबल 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 तीनों में डबल मात्रा आएगी तो वहां पर मेरे दोस्त आप लोगों का कौन सा गण हो जाएगा, ये मगण गण हो जाएगा, ये मगण गण हो जाएगा। जब भी डबल डबल मात्रा आएगी वहां पर मगण गण हो जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना। बात समझ में आ गई। अरे जब है वर्ण होगा तब आधे वर्ण की मात्रा पहले पर ट्रांसफर नहीं होगी। अगर है के अलावा कोई और मेरे दोस्त व्यंजन होगा तब ट्रांसफर हो जाएगी। ये बताया था मैंने। आधी जानकारी क्यों लेते हो आप, पूरी जानकारी लिया करो। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखो ताराज की अगर मैं बात करूं, है ना, ताराज की अगर मैं बात करूं तो कैसे करोगे इसको। ता पर डबल, रा पर डबल, जय पर एक। जब भी दो दो एक मात्रा आएगी वो हमेशा तगण गण होगा उसमें। राजभा पर आ जाओ मेरे दोस्त। जब भी मेरे दोस्त राजभा में क्या डबल एक और डबल ऐसा आएगा तो वहां पर रगण गण होगा। जब भी मेरे दोस्त जभान में 1 2 और 1 ये होगा वहां जगण गण होगा। जब भानस में मेरे दोस्त डबल 1 1 मात्रा होगी तो वहां भगण गण होगा। 3 वर्णों के समूह से बनेगा। सब में 1 1 मात्रा होगी तो वहां नगण गण होगा। इसका उदाहरण भी दूंगा। और से 1 ले 1 गे पर 2 अर्थात वहां पर सगण गण होगा। ये होते हैं गण और इन्हीं को कहते हैं मेरे दोस्त गण की परिभाषा, इन्हीं को कहते हैं, बाकी और कुछ ना। मैंने कहा परिभाषा को मैंने आपको बताया। गण को पहचानने का तरीका, गण हमेशा सूत्र में से ही निकाला जाता है जो मैंने निकाला। इसका उदाहरण ये आप लोगों के सामने है। मैंने कहा था आप लोगों से कि मेरे दोस्त 3 गण हो, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। मैंने क्या कहा था, 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। अब देखो कैसे, यहां देखो यह माता, मैंने कहा था ना 3 ले लेना। यह माता शुरू में ले लिया जैसे मैंने पीछे बताया था, तो यह माता आ गया। अब यह पर 1, मां पर 2 और तय पर मेरे दोस्त ता पर 2। प्रभाव इसका शुभ और अशुभ होता, कभी कभी पूछ लेता कि कौन से गण का कौन सा प्रभाव होता है, तो ये याद कर लेना। बस 3 गण ऐसे हैं जिनका प्रभाव अशुभ होता है, बाकी सबका शुभ होता है मेरे दोस्त। ठीक है, बाकी सबका क्या होता है, शुभ होता है। तीनों का वो होता है अशुभ। अब देख लो, इससे संबंधित कोई उदाहरण मैंने बना दिया बहाना। इससे संबंधित मैंने कोई उदाहरण बना दिया, क्या बना दिया, बहाना। जैसे ये है तो देखो बे पर 1 लगेगी, हा पर 2 लगेगी, ना पर 2 लगेगी, तो बहाना जो शब्द है यानी कि इस प्रकार का शब्द जिसमें 1 2 2 मात्रा आएंगी उसमें हमेशा मेरे दोस्त आपका यगण गण लगेगा। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त ना। योगेंद्र, कुम्हार शब्द आया है तो उसमें हा के पहले जो है ना मैं वर्ण आया है तो आधे वर्ण की मात्रा पहले पर मेरे दोस्त नहीं होगी, टिक। बात समझ में आ गई या ना, इतनी बात बताओ क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त, इतनी बात बताओ थम्स अप करके क्लियर हो गई है ना। आ जाओ अब इधर, माता रा, मैंने कहा यह को छोड़ देना, अब आगे आगे से शुरुआत कर देना, माता और रा ले लेना, उससे आगा वाला वर्ण ये वाला ले लिया। सूत्र से ही निकाला मैंने गण,
सूत्र से ही निकाला है मेरे दोस्त गण। ध्यान रखना। एक भैया पूछ रहे कि भैया जी प्रदीप में कौन सा गण होगा, मात्रा लगा करके देख लो, प्र और दीप। लो भैया, प्रदीप में मात्रा लगाओगे तो प्र में एक, और दै पर बड़ी की मात्रा लगी है तो दो और एक, एक दो एक जहां है, एक दो एक जहां है, एक दो एक ये रहा। अर्थात प्रदीप में कौन सा गण हो गया, जगण। प्रदीप में कौन सा गण हो गया मेरे दोस्त, जगण। यही बताया मैंने आप लोगों को तरीका, यही बताया मेरे शेर तरीका। मैंने कहा बाकी और कुछ नहीं मेरे शेर। मैंने कहा भैया जी गण को पहचानना है, 4 वर्ण होंगे गण नहीं होगा, 5 होंगे तो भी गण नहीं होगा, 3 वर्ण जहां होगा वहां गण होगा, क्योंकि परिभाषा ही ये कहती है 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई मेरे शेर। बाकी मैं कुछ नहीं, इससे आसान मुझे न लगता मेरे दोस्त कहीं पर कुछ होगा। आगे आ जाओ। आप कहोगे ये कहां से लिखे, मैंने इसमें से लिखे। अब देखो यह को छोड़ दिया तो मां ता रा ले लिया, तो देखो मां में आ का बोध, ता में आ का बोध, रा में आ का बोध, डबल डबल डबल। इसी प्रकार से मैंने एक उदाहरण ले लिया, आजादी। आ पर डबल लगेगी, जा पर डबल लगेगी, दे पर डबल लगेगी। अर्थात जहां पर मेरे दोस्त डबल 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 मात्रा होंगी वहां पर आपको आंख बंद करके मगणगण लगा देना, गलत नहीं होगा कभी भी जीवन में। वहां पर आप लोगों को मेरे दोस्त मगणगण लगा देना है, गलत नहीं होगा कभी भी जीवन में, ये बात ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे शेर, एक बार थम्स अप करके बता दो। इतनी बात यहां तक समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, एक बार थम्स अप करके बता दो। इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे वीर। इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, जल्दी से थम्स अप करके बता दो। क्लियर हो गई? थम्स अप कर दो दोस्त। हर एक विद्यार्थी से पूछ के चलता हूं मैं आगे, ध्यान रखना इस बात का। मैं आगे बढ़ता ही जब हूं जब प्यारे दोस्त सबका आ जाता है थम्स अप। शुभ और शुभ और अशुभ मेरे दोस्त ये नाम से लगाया जाता है ना, कि जैसे एक प्रकार से मैं कह दूं कि कौन सा गण शुभ है, कौन सा दिन शुभ बैठ रहा, इस तरीके से कह सकते हो आप लोग इसको। ठीक है जी। अब देखो आ जाओ। अब मैंने कहा मां को छोड़ दो, है ना, प्रत्येक सूत्र का एक एक वर्ण छोड़ देना। यह छोड़ दिया तो मां तारा आ गया। अब मां को छोड़ देना तो आगे से ले लेना तारा जय, जय जोड़ देना बस आगे। यहां जोड़ दिया तो इस पर कितनी मात्रा, ता पर डबल, रा पर डबल और जय पर एक। तो ये अशुभ होता है, ये आता नहीं है परीक्षा में, लेकिन मैंने फिर भी जानकारी के लिए लिख दिया। दे इस प्रकार का कोई उदाहरण लिख दो तो ये रहा बाजार। बा पर डबल है, जा पर डबल है, रे पर डबल है, और तगण इसमें गण होता। हमेशा आंख बंद करके जब भी डबल डबल और एक वर्ण आएगा, डबल डबल एक मात्रा होगी, ऐसा कोई शब्द होगा तो उसमें हमेशा तगण गण होगा। कोई दुनिया का कोई टीचर ऐसा नहीं है जो मेरे दोस्त गलत कर दे आप लोगों का। बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई है ना। सर आप इस तरीके से पढ़ा रहे हो जैसे मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाल रहे हो। अच्छा भैया शहद ही तो निकालना हमें, मेन तो ध्यान में यही रखना वीर। ठीक, आगे आ जाओ वीरो। राजभा। अब ता को काट दो वीरो, काट दो ता को, आगे ले लो राज है, भा ले लो भैया, भा भा जोड़ दो, राज है भा को जोड़ दो, ये आ गया राजभा। जब भी डबल एक डबल, देखो रा में आ, जय में ए का बोध है और भा में आ का बोध है, तो डबल डबल एक डबल। नीरजा कोई उदाहरण मैंने ले लिया, ऐसा नहीं कि मैं नीरजा ही मैंने ले लिया, अरे कोई इससे मिलता जुलता कोई उदाहरण ले लो, कोई और ले लो इससे मिलता जुलता उदाहरण आप ले लो, 3 वर्ड का ले लो, इससे मिलता जुलता उदाहरण कोई और ले लो, आप ले लो मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई क्या नहीं? अब आगे देखो, इसमें जब दो वाला मात्रा वाला वर्ण होगा उसमें मेरे दोस्त हमेशा रगण गण होगा। कोई दुनिया का टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपका गलत बता दे और गलत कर दे, हमेशा ध्यान रखना आपका रगण गण होगा। बस इतना ध्यान आपको रखना है वीरो, जहां पर 3 वर्ण होंगे ना वहीं आपका गण होगा। 2 वर्ण होंगे तो गण नहीं होने का, 4 वर्ण होंगे तो गण नहीं होने का, 5 वर्ण होंगे तो भी गण नहीं होने का। बस इतना ध्यान रखना।
या माता राजभांसा लगा, ये होता है। हाँ, एक भैया ने वीरता बताया, तो वीरता में मेरे दोस्त यही गण हो जाएगा, वह ई रहता, भाई यही गण हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया वीर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त, प्रदीप में तगण होगा, प्रदीप में कैसा तगण हो जाएगा? अरे इस वाले रे पर मात्रा एक ही लगती है, इस रे पर मात्रा एक ही लगती है। जो उड़ने वाला रे होता ना, ये वाला जो धर्म वाला होता, ये वाला अर, अर जो होता, इसकी मात्रा पहले पर ट्रांसफर होती है, ऐसे लगती है मात्रा। ये मैंने बताया, लेकिन पहली कक्षा ली ना होगी आप लोगों ने बिल्कुल भी। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आरती में लगाओगे तो ऐसे लगा देना मेरे दोस्त, आरती, आ पर डबल, रे पर एक और तय पर डबल, दो एक दो। कौन सा दिखाई दे रहा? दो एक दो में, ये रहा मेरे दोस्त, दो एक दो में। आरती में रगण गण है, रगण। आरती में कौन सा गण है? रगण। खत्म बात, बढ़ो आगे। अब भैया रा को काट दो, जय भा न को ले लो, जय में एक, भा पर दो और न पर एक। प्रभाव मैंने उदाहरण लिया है इसका मेरे दोस्त, इसमें जगणगण हो जाएगा, इसमें जगणगण हो जाएगा। आगे भानस, अब जय को काट दो, है ना, भय आ न से जोड़ दो अगला वाला, तो मेरे दोस्त इसमें भा में डबल, न पर एक से पर एक। ये नीरद कोई उदाहरण मैंने लिया है, तो आप लोगों का मेरे दोस्त भगण हो जाएगा। चाहे नीरज ले सकते हो, चाहे नीरज ले सकते हो मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है। सुमित में क्या होगा भैया जी? लो सुमित में लगा लो भैया गण, कौन सी बड़ी बात है? से उ मैं ई और तय, गिन लो, एक एक एक, ये आ गया। सब में एक एक मात्रा वीर, सब में एक एक मात्रा, तो ये रहा नसल, एक एक एक, और ये रहा नगण। यानी कि सुमित में मेरे दोस्त कौन सी मात्रा हो जाएगी? आपकी नगण हो जाएगी, नगण हो जाएगी मेरे दोस्त, नगण हो जाएगी मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई? और आगे देखो मेरे दोस्त, सलगा आता है, न को काट देना, भय को काट देना, यहां पर से ले गा, ये जोड़ा जाता है मेरे दोस्त। इस सूत्र को निकालने के, गण निकालने के लिए ही लगा शब्द को जोड़ा जाता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे एक एक और दो, ये शुभ होता है, और वसुधा जैसे इसका उदाहरण मैंने दिया है, इसमें सगण गण होता है। ये है मेरे दोस्त आप लोगों के गण, ये है मेरे दोस्त आप लोगों के गण। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? सब अपने अपने नाम में लगा करके देख लेना। कब लगा करके देखना? जब आप लोगों को मेरे दोस्त गण मतलब मात्रा लगानी आ जाएगी ना, तो समझ लेना आप गण को आराम से लगा सकते हो, आप गण को आराम से मेरे दोस्त लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रभाव ये मैंने शब्द दिया है, ये मैंने शब्द दिया है प्रभाव। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ो। हमेशा बस ध्यान रखना, अगर तीन गण होंगे, अगर तीन मात्रा लगेगी, जैसे धर्म दिया ये, इसमें कोई गण नहीं है, कोई गण नहीं है इसमें, इसमें गण है। यानी कि तीन वर्णों वाले शब्द में गण होगा, दो में, तीन में, चार में, पांच में नहीं होगा। तीन में होगा, बाकी पांच में, चार में, छह में, इनमें नहीं होगा। ये बात ध्यान रख लेना, बाकी और कुछ कहने की आवश्यकता मेरे दोस्त मुझे नहीं होनी चाहिए। आगे इससे संबंधित मेरे दोस्त कुछ प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। छंद प्रभाकर किसकी रचना है? ध्यान से देखिएगा। छंद प्रभाकर, छंद प्रभाकर किसकी रचना है? आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। तो छंद प्रभाकर के कवि का नाम है मेरे दोस्त मतीराम। क्या है मेरे दोस्त? मतीराम। आगे देखो, आगे मेरे दोस्त, अवधि का निजी छंद आप लोगों से पूछा जाता है, ये वाला प्रश्न। अवधि का निजी छंद कौन सा होता है ना, पूछा जाता अवधि भाषा का जो निजी छंद होता है वो कौन सा होता है? निजी छंद कौन सा होगा मेरे दोस्त? आपका बरबे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? वो आप लोगों का बरबे छंद हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो मेरे दोस्त अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न है आप लोगों के पूछे जाते हैं जो, रत्नाकर कृत, रत्नाकर कृत गंगावतरण, गंगावतरण, रत्नाकर के द्वारा रचित है गंगावतरण,
किस छंद में लिखा गया है? तो मेरे दोस्त, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण जो है, ये मेरे दोस्त आपका रोला छंद में लिखा गया है। किसमें? रोला छंद में मेरे दोस्त ये लिखा गया है। इसको भी नोट कर देना, इसको भी मेरे दोस्त नोट कर देना। जो मैंने वर्ण बताए हैं मात्रा में लगाने के लिए, आप उसी के अनुसार मात्रा लगा सकते हो, बाकी और कुछ नहीं है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी छंद है। तो मेरे दोस्त, घनाक्षरी जो छंद है वो आपका वर्णिक छंद होता है। देखिए, वर्णिक छंद कभी भी हमसे परीक्षा में मात्रा लगाने के, वो वर्ण पर मात्रा लगाने के लिए नहीं पूछा जाता। मात्रा लगा करके बस केवल और केवल हमसे परीक्षा में जो पूछा जाता है वो मेरे दोस्त आप लोगों का यही पूछा जाता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात या ना? इतनी बात ठीक है या ना मेरे दोस्त? जल्दी से थम्स अप करके बता दो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना भाई? बिल्कुल। आगे देखो, इसके बाद क्या है, अगला नियम क्या कह रहा है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? यह प्रश्न भी आता है। वीर या आल्हा, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो मेरे दोस्त, वीर या आल्हा मात्रिक जाति का छंद है। किसका छंद है मेरे दोस्त? मात्रिक जाति का छंद है। आगे देखो, इसके बाद मैं कह दूं मेरे दोस्त, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध, वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे मेरे दोस्त हम मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। कैसे पहचानेंगे? वाक्य प्रयोग बताओ। अरे थोड़ा सा भी रुक तो जाओ। मात्रा लगानी बताऊंगा, उदाहरण दूंगा, जब सब कुछ बताऊंगा अभी रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, उसको सब अलग से तरीके से बताऊंगा। मात्रा लगानी, मात्रिक छंद कौन से होते हैं, वर्णिक छंद कौन से होते हैं, सबकी परिभाषा भी मैं आप लोगों को दूंगा। स्लाइड के तौर पर एक लाइन में ही सबकी परिभाषा मिल जाएगी, हालांकि मैं लिखाऊंगा भी, है ना। निराला की कविता, जूही की कली, निराला की कविता जूही की कली मुक्तक छंद का उदाहरण है। किसका है? मुक्तक छंद का मेरे दोस्त क्या है, ये उदाहरण है, ध्यान रखना। आगे देखो, इससे संबंधित और प्रश्न क्या आता है। देखो, नोट डाल करके लिख लो इसको, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो तीन बुकों में मिला है लिखा हुआ। चंद वरदाई, चंद बरदाई द्वारा रचित, चंद बरदाई द्वारा रचित क्या है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को शिव सिंह सेंगर ने, को शिव सिंह, शिव सिंह सेंगर ने, सेंगर ने छंदों का अजायब घर बताया है।
छंदों का अजायब घर बताया है। छंदों का अजायब घर बताया है। अजायब घर कहा है। नोट कर देना इसको, नोट डाल करके। और केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका को, एक और है, क्या है? केशवदास द्वारा रचित, केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका को, रामचंद्रिका को, इनको किसने बताया है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। राम स्वरूप, राम स्वरूप, नए प्रश्न देखने के लिए मिले होंगे ये। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर बताया है। छंदों का अजायब घर बताया है। अब मेरे दोस्त आप लोगों के यहां से छंद शुरू हो जाते हैं। 5 साल से मात्रा के बहुत सारे डाउट थे जो आज पूरी तरह से क्लियर हो गए। धन्यवाद सर। ठीक है विवेक, मैंने देख लिया मेरे दोस्त, देख लिया मेरे वीर। इसको नोट कर दो जल्दी से। इसको नोट कर दो मेरे दोस्त, फटाफट नोट कर दो। एक विद्यार्थी कह रहे हैं भैया जी नींद आ रही। भैया नींद आ रही तो सो जाओ, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, ये बताओ। जिसको अपने, जिसको मेरे दोस्त अपने, ये समझ लो कि अजायब घर संग्रहालय कहा जाता है। अजायब घर को, अजायब घर का अर्थ होता है संग्रहालय। संग्रहालय प्रैक्टिस मैंने करा दी थी सैटरडे के दिन। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा देखी है, बहुत बेहतरीन। ये संग्रहालय है, एक जगह इकट्ठा, संग्रह जिसको हम बोलते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है वीर, चलिए अब आ जाओ इधर आगे। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरे वीर वर्णिक छंद आता है ना, इसकी क्या परिभाषा मेरे दोस्तों आप लोगों की होती है। अब छंद आप लोगों के शुरू हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में मेरे दोस्त आप लोगों की मात्राओं की गणना मेरे दोस्त की जाती है। मात्राओं की गणना मेरे दोस्त की जाती है। बात क्लियर हो गई है ना इतनी बात? अच्छा, अजायब घर इसको सही करके लिख दो। यह छूट गया इसका, अजायब घर में यह छूट गया, इसको सही करके लिख दो। जा ये व घर, इसका भी यह छूट गया। उच्चारण सही हो रहा, लिखा गलत जा रहा। अजायब घर, ठीक है भाई, संग्रहालय को दर्शाता। अब देख लो यहां पर वर्णिक छंद। अब आप कहोगे वर्णिक छंद क्या होता है सर जी? वर्णिक छंद की परिभाषा बनेगी जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। क्या बनेगी? जिन जिन छंदों की रचना, जिन छंदों की रचना वर्णों की, वर्णों की, वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। वर्णों की गणना, गणना के आधार पर की जाती है। वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। उसे वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है जी। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, इसमें मेरे दोस्त आप लोगों को मेरे दोस्त ध्यान देना है। अरे बैक हो गया दिखा है, मुझे लगा है।
पैक हो गया ये, मक्खी बैठ गई दिखे थी। मक्खी बैठ गई, वापस बैक हो जाता ना, देखो ऐसे, ये हो गया बैक पूरा, जो लिखा जाता पहले से ही वही हो जाता। हाँ जी, मैंने कहा कि जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उसे वर्णिक छंद मेरे दोस्त कहते हैं। ये जो परिभाषा होती है मेरे दोस्त, एक बात का विशेष ध्यान रखना, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो पहले लिखा हुआ था वो वापस आ गया था क्योंकि मक्खी बैठ गई थी यहां। अब देखो मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, जिन छंदों की रचना वर्णों की, अब इसमें जैसे ये है ना, जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे मैं कह रहा हूं आप लोगों से सुमित्रा, जैसे मैंने ये लिख दिया सुमित्रा, है ना, तो या जैसे मैं लिख दूं आप लोगों के लिए कैमेल कमल, है, जैसे मैं लिख दूं रघुपति, रघुपति, ये लिख दिया, तो इस पे हम मात्रा नहीं लगाएंगे मेरे दोस्त, इस पर मेरे दोस्त हम मात्रा नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। आप कहोगे किस तरीके से, आप कहोगे किस तरीके से मात्रा नहीं लगाएंगे। हाँ हाँ शशांक, बिल्कुल काम आएगा वीडियो में। अब देखो किस तरीके से मात्रा नहीं लगाएंगे भैया, ये वर्णिक छंद है, क्योंकि ये वर्ण है, से मैं त्र, ये वर्ण है, तो इस पे केवल हम वर्णों को ही गिनेंगे। चाहे ये त्रा लिखा है ना, तो भी हम इसको एक एक ही वर्ण गिनेंगे, 1 2 3 वर्ण इसमें हो गए, कमल में भी 3 वर्ण इसमें हो गए, और रघुपति में मेरे दोस्त 4 वर्ण हो गए। इस तरीके से मेरे दोस्त गिना जाता है इसको, ना कि इसमें हम मेरे दोस्त मात्रा मेरे दोस्त नहीं लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात बताओ समझ में आई है ना, जल्दी से बताओ थम्स अप करके। इतनी बात बता दो मेरे दोस्त, समझ में आई है ना वीरो। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें बस केवल और केवल आप लोगों को मेरे वीर जो मिलेगा वर्ण मिलेंगे, अर्थात इसमें परिभाषा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी वीर, इसमें केवल आपको परिभाषा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आप कहोगे कैसे, ये रही सबकी परिभाषा मेरे वीर, आपको एक सारणी के तौर पर मैं लेकर के आया हूं, जिसमें सारणी इसलिए लेकर के आया हूं जिससे आपको बहुत आसान तरीके से इनके सबके याद भी हो जाएं कि किसमें कितने वर्ण होते हैं, क्योंकि इनकी परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, सुमित्रा में 4 नहीं होगा, सुमित्रा में 3 ही तो वर्ण है, 1 2 3, ये हम वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं, मात्रिक नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हम वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं, मात्रिक नहीं पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई ना, ही इसमें मेरे दोस्त आधे वर्ण को गिनते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। वर्णिक छंद में आधा वर्ण नहीं गिना जाता, पूरा ही गिना जाता है, उसी पर मात्रा लगाते हैं, उसको मेरे दोस्त छोड़ दिया जाता है। जैसे उसकी बात करूं मैं, अब देखो मैंने कहा आप लोगों से, यहां पर देखो इस तरीके से मैंने दिया कि वर्णिक छंद वर्ण है। उपेंद्र बज्रा में मेरे दोस्त 11 वर्ण होते हैं, उपेंद्र बज्रा में क्या होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। मालिनी में मेरे दोस्त 15 वर्ण होते हैं, मालिनी में कितने वर्ण होते हैं, 15। ये सब मेरे दोस्त आपके वर्णिक छंद जो आपके सामने प्रत्यक्ष है मेरे वीर। मैंने कहा ये सब मेरे वीर आप लोगों के वर्णिक छंद हैं सारे। आप कहोगे इनकी पहचान कैसे होगी, देखिए वैसे तो परीक्षा में हमसे मात्रिक छंद पूछे जाते हैं, वर्णिक छंद नहीं पूछे जाते। इसकी पहचान का तरीका बस एक ही है मेरे दोस्त, और वो तरीका क्या है मेरे दोस्त, आप लोगों का जो जगण और मगण होता है, मैं ट्रिक में आप लोगों को बताऊंगा, कल जब मैं इनको कराऊंगा तब मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को इसको बताऊंगा कि किसमें जगण किसमें मगण होता है। ठीक है ना, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैंने कहा इसमें डायरेक्ट मेरे दोस्त 15 वर्ण होते हैं, बस इतना ध्यान रखना। ये एक प्रकार की एक ही बार में परिभाषा याद, सारणी के तौर पर, एक ही बार में परिभाषा याद सारणी के तौर पर। सबया की बात करूं, इसमें 22 से लगा करके 26। देखो अगर हम मात्रिक छंद ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती कि अगर कोई उदाहरण दिया हो तो उसमें मात्रा लगाने की बात आती कि इसमें मात्रा लगाओ। अगर उसकी मात्रा मेरे दोस्त सही नहीं बैठती कभी भी किसी भी जीवन में, अगर उसकी मात्रा लगा करके सही नहीं बैठ रही है, तो सीधी सी बात है आपके दिमाग में तुरंत वर्णिक छंद आ जाना चाहिए कि हो सकता है ये वर्ण हो, फिर वर्ण गिन देना, फिर क्या गिन देना, वर्ण, फिर मात्रा मत गिनना, फिर वर्ण गिन करके देखना, और वर्णिक छंद उदाहरण देखना उसमें विकल्प में है क्या ना, तब आपका उत्तर सही हो जाएगा। इतना ध्यान रखना,
मंजीत बार बार कॉपी पेस्ट पूछ कर रहे हैं कि पूर्णिमा में कितने वर्ण होंगे, पूर्णिमा में कितने वर्ण। मेरे वीर, पूर्णिमा की अगर मैं मात्रा लगाऊंगा पूर्णिमा में, ऐसे करके लगाओगे, ये उड़ने वाला रहे इस पर चढ़ा देना। पेपर तो बड़े की मात्रा है ही पहले से ही, इस पर तो डबल लगेगी लगेगी। इस पर मेरे दोस्त उड़ने वाले रहे की पहले पर चढ़ जाएगी, वो पहले पे चढ़ी हुई है, इस पर 1 लगा देना, इसमें 2 लगा देना। 2 1 2 वाला देख लो किसमें आता, 2 1 2 वाला देख लो मेरे वीर किसमें आता, 2 1 2 वाला देख लो, 2 1 2 2 1 2 जगण यानी कि रगण, ये आ गया, रगण आ जाएगा वीर आराम से। भाई आसान है, बस हमें समझ आना चाहिए। सूत्र लिख देना एक ही बार में, उससे आराम से गण पहचान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना वीर, समझ में आ गई। आगे देखो मेरे दोस्त, इंद्र वज्रा ये 11 वर्ण होते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है, जब मैं आपको कल उदाहरण बताऊंगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। इसमें भी उपेंद्र वर्जना में भी 11 वर्ण, इसमें भी 11 वर्ण, दोनों में अंतर क्या होता, कल उदाहरण कराऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया जी ने एकदम बिल्कुल होते तरीके से बात बताई है। ठीक है। अभिषेक, काव्य गुण जो होते हैं ना रस में, ओज, माधुर्य, है ना, ये सब मैं वर्कशीट में दे दूंगा वीर, टेंशन मत लो। वर्कशीट में दूंगा, मैं छोड़ने का कुछ नहीं हूं, परेशान मत हो। अभी तो आपकी प्रैक्टिस भी करानी है, उसमें करा दूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो भाई, काहे टेंशन ले रहे हो तुम, जब हम हैं तो, है ना। आगे ये परिभाषा है, एक भैया पूछ रहे हैं इसमें 11 ही क्यों है, इसमें 12 ही क्यों। भैया ये परिभाषा, ये एक लाइन में परिभाषा लिखी हुई है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है ना वीर। आगे द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं, मंदा कांता में 17 वर्ण होते हैं, देवघनाक्षरी में 13 वर्ण होते हैं, घनाक्षरी में 31 होते हैं, सॉरी देवघनाक्षरी में 33 होते हैं। कवित्त को ही घनाक्षरी कहा जाता, कई बुकों में देखा होगा अलग अलग मिला होगा, कवित्त को ही मेरे दोस्त इसमें घनाक्षरी कहा जाता। बात समझ में आ गई। आगे बंथस्थ या तोटक होगा तो 12 वर्ण, शिखरणी होगा तो 17 वर्ण, रूप घनाक्षरी होगा तो 32 वर्ण, भुजंगी होगा तो 11 वर्ण, वसंत तिलका होगा तो 14 वर्ण, और शार्दूल विकृत होगा तो 19 वर्ण होंगे। ये है मेरे दोस्त आप लोगों की, मेरे दोस्त क्या वर्णों की बात। मैं इतनी बात बता रहा हूं, केवल और केवल इतनी बात बता रहा हूं भैया जी सभी विद्यार्थियों को कि भैया मैंने कोई उदाहरण लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया रघुपति है तो ये वैसे मेरे दोस्त आप लोगों की क्या चौपाई है ना, रघुपति राघव राजा राम, तो भैया इसमें मैं मात्रा ना लगाने का, वर्णिक छंद के अनुसार मेरे दोस्त मैं वर्ण गिनूंगा 1 2 3 4, ये 4 वर्ण हो गए। और पूरी पंक्ति में गिनने के बाद अगर 11 आ जाएगा जो उसकी परिभाषा में दिया होगा तो मेरे दोस्त आराम से उसमें मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। पीडीएफ जो है लिखी हुई मेरे दोस्त वो आपको जब क्लास अपलोड होती है तभी मिल जाती है। ठीक है वीर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा मेरे दोस्त समय नहीं रखते, और धीरे धीरे समझ में ही आता है, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मेरे दोस्त मैं समझा रहा हूं। बाकी आप परेशान मत हो, कोई विद्यार्थी ये ना कहे कि भैया इतनी गहराई में ना पूछेगा, पूछ लिया तो मेरे दोस्त आप मेरे ऊपर ही करोगे, मेरे ऊपर ही ब्लेम करोगे सीधा कि भैया आपने ये नहीं कराया। तो आपका भाई ये काम करके ही नहीं चलता, सोचकर ही नहीं चलता कि ये कराऊं या ना कराऊं, मैं करा के चलूंगा। वर्ण कैसे गिनते हैं कल बता दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है भाई जी, कैसी लगी कक्षा अपना प्रत्युत्तर जरूर दीजिएगा, और मेरा प्रयास यह रहेगा जब मैं मात्रा लगानी सिखाऊंगा कि हर वह विद्यार्थी मात्रा लगानी सीख जाएगा जिसको मात्रा लगानी नहीं आती। मैं कारण भी बताऊंगा कैसे कैसे एक मात्रा कैसे कैसे डबल लग रही है, सारी बातें। नमस्कार वीरो, धन्यवाद।